में सिमिलैरिटीज क्या हैं? चलिए पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस ज़्यादा हैं तो पहले डिफरेंसेस हम देख लेते हैं, फिर हम इनकी सिमिलैरिटीज देख लेंगे। जी, डिफरेंसेस, ओके। डिफरेंसेस एक तरफ हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके जी, हमारा पहला डिफरेंस है दोनों में, दोनों के फार्मूला सेम नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलम लॉ को इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हम फैक्टर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस F इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखें, पहले इस पॉइंट को समझें, इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है दो चार्जेस के दरमियान में। वो चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, और अपोजिट साइन के भी हो सकते हैं। अब इनके दरमियान लगने वाली फोर्स हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, दो मासेस के दरमियान में। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। इनके दरमियान जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है Fg is equal to G m1 m2 ओवर R स्क्वायर। ये फार्मूला दोनों के डिफरेंट हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखें तो हमें समझ आती है, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए सेकंड पॉइंट, सेकंड डिफरेंस, अगर दोनों के कांस्टेंट की बात की जाए तो दोनों के कांस्टेंट, एक ये है कूलम कांस्टेंट और दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों के कांस्टेंट की वैल्यूज डिफरेंट है। K is equal to 9 कूलम कांस्टेंट, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें, G is equal to 6.67 है मेरे ख्याल से, ये कंफर्म कर लीजिएगा। 1.67 है, ये 6.67। ओके ठीक है, थैंक यू। 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये भी दोनों, हाँ जी, पर केजी स्क्वायर, ये भी दोनों के डिफरेंट है। फिर ये वैसे याद रखिएगा, लिखने की जरूरत नहीं, लिखा भी जा सकता है। जो कूलम कांस्टेंट है ना, दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
मतलब ये चेंज होता रहता है मीडियम के लाने से, ये चेंज। बट जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कभी चेंज जहां मर्जी चले जाए, जो मर्जी हो, जी क्या रहेगा 6.67 10⁻11 ही रहेगा। ओके, अब आगे चलते हैं, तीसरा आगे डिफरेंस देखें हम। शोर बहुत आ रहा है पीछे। मैं कोशिश करता हूँ कि ना आए, चलें मैं अपना प्लेस चेंज करता हूँ। अच्छा जी, देखें तीसरा डिफरेंस देखें। तीसरा डिफरेंस इसका देखिएगा, दोनों में हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो तीसरा डिफरेंस बनेगा, देखें जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, जो चार्जेस के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर चार्जेस की नेचर सेम है तो रिपल्सिव होगी, और अगर चार्जेस की नेचर अपोजिट है तो फिर अट्रैक्टिव होगी। जबकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो दो मासेस के दरमियान में लगता है, ये हमेशा क्या होगी, अट्रैक्टिव ही होगी। अर्थ क्या करेगी, हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करेगी। तो हम ये तीसरे डिफरेंस में लिख सकते हैं, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ओके, दिस इज अट्रैक्टिव, attractive as well as repulsive। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज ओनली अट्रैक्टिव। तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया। अगर हम चौथे डिफरेंस की बात करें, दोनों की स्ट्रेंथ की बात करें, तो ग्रेविटेशनल दोबारा फिर सुने, इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, तकरीबन 10 to the power 40 to 10 to the power 42 times greater than gravitational force। फिर दोबारा सुने, इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं कह रहा हूँ 10 to the power 40, 10 to the power 40 to 10 to the power 42 times greater। तो ये तीसरा डिफरेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स भी फिर इसीलिए, दो ऑब्जेक्ट्स जो करीब करीब पड़े हैं वो एक दूसरे आपस में फोर्स फील नहीं करते, हालांकि उनके दरमियान फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है। तो तीसरी बात है जी, फोर्थ पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं, जो हमारी सही लॉन्ग था ये शॉर्ट। ये शॉर्ट डिफरेंसेस कुछ कोई 4-5 हम देख लेंगे, वैसे बहुत सारे बन सकते हैं, तो हम देख लेते हैं, 3-4 हम लिख सकते हैं। तो ये है, दिस इज मच स्ट्रोंगर। ओके, this is much stronger force, much stronger than gravitational force, या सिंपल much stronger लिख लेते हैं, और इसमें लिख लेते हैं this is much weaker as compared to electric force than इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, फिर एक और देख लें, फिर हम सिमिलैरिटीज देख लेंगे। तो अगर हम एक और डिफरेंस देखें, तो अगर हम देखें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। जैसे रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ की मून की अर्थ के अराउंड रिवॉल्विंग किस वजह से है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ। देखिए कि बहुत सारा डिस्टेंस है, तकरीबन 3.8 10 to the power 8 किलोमीटर।
तो इतना ज्यादा डिस्टेंस है, इतने ज्यादा डिस्टेंस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। जबकि अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, सिंपल समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ कि कोई हमारे पास एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो अब इसकी रिवॉल्विंग की इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस की सराउंडिंग में घूमने की वजह इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये फोर्स जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एटम से रिलीज होगा ना, तो न्यूक्लियस की इसके ऊपर ग्रिप खत्म हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर हम एटम का साइज देखें तो ये 10 टू द पावर -10 की रेंज में है। तो इसका मतलब सिर्फ इतने डिस्टेंस में एक्ट करेगी। जैसे ही डिस्टेंस इससे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जबकि उधर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो मून अर्थ और सन के दरमियान भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी तरह से हमने चैप्टर 4 में वो टाइड्स पढ़ा था कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून सी वाटर राइज रफली ट्वाइस इन अ डे। तो ये देखें कितना ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन समुंदर के पानी और सन के उसके दरमियान, सूरज के मून के दरमियान क्या है, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। तो ये देख लें एक पॉइंट। फिर आगे देखते हैं, एक आध और देख लेंगे हम। तो ये शॉर्ट रेंज है, दिस इज शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज, और अगर इसकी बात की जाए तो ये दिस इज लॉन्ग रेंज। मतलब अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ये कॉस्मोलॉजिकल डिस्टेंस तक भी, कॉस्मोलॉजिकल से मुराद ये जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स और अर्थ के दरमियान इतने ज्यादा डिस्टेंस तक भी ये फोर्स क्या करती है, एक्ट करती है। आखिरी बात इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। अगर दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस हो जाती है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। जबकि दरमियान में जो मर्जी रखें आप, एक बंदा नीचे कमरे में बैठा है, एक छत के ऊपर बैठा हुआ है, अब दरमियान में मीडियम है, दोनों के दरमियान छत ना भी हो, जितनी फोर्स लगेगी छत की वजह से भी उतनी ही लगेगी। मतलब मीडियम के लाने से ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये पांचवा डिफरेंस है जी, छठा डिफरेंस है ये मीडियम डिपेंडेंट है। मीडियम डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ओके भाई, इनको याद रखिएगा। लास्ट में हम इसके, ये हमने सिमिलैरिटीज को डिस्कस किया, अब हम डिफरेंसेस को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट जो है सिमिलैरिटीज देख लेते हैं, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जी बताएं। लॉन्ग रेंज, हाँ जी लॉन्ग रेंज, जी लॉन्ग रेंज जी, दोबारा बताइए। नहीं, स्ट्रेंथ का इससे ताल्लुक नहीं है। फार्मूला देखें, मैं आपको समझाता हूँ। लॉन्ग रेंज से मुराद है कि ये दूर तक भी एक्ट करती है। अब स्ट्रेंथ में अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करनी है तो ये फार्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फार्मूला। अब देखें, अगर इसमें देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारे पास क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ रहा है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ओनली 6.67 10 टू द पावर -11। हाँ -11, जबकि इसको देखें ये 10 टू द पावर +9। तो ये कांस्टेंट की वजह से दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स है वो क्या हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है। जबकि इधर ये कांस्टेंट जो कि बहुत बड़ा है, तो इस कांस्टेंट की वजह से क्या होगी, फोर्स ज्यादा होगी।
और कंपैरिजन के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे देखिएगा, कंपैरिजन करना है तो ये देखें, दो हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स लें। अब इलेक्ट्रॉन का मास भी तो है ना, और इनके ऊपर चार्जेस भी हैं। सपोज इनके दरमियान आप डिस्टेंस मार्क कर लें 1 मीटर। अंडरस्टैंड कीजिएगा, 1 मीटर डिस्टेंस पे इनके दरमियान लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करें और इनके दरमियान लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करें, तो फिर आपको क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने पहला न्यूमेरिकल किया था, उसमें भी आंसर Fe/Fg 10⁻14 आया था मेरे ख्याल से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसकी जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो लगते हैं, इसकी स्ट्रेंथ है, दिस इज मच वीकर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। चलें इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इनके सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं। सिमिलैरिटीज में देखें, दोनों के फार्मूलाज देखें, फिर दोबारा दोनों के फार्मूलाज में आर स्क्वायर आ रहा है, ऐसे ही है ना? इसका मतलब बोथ आर फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ से मुराद के दोनों फोर्सेस रिड्यूस हो जाएंगी जैसे जैसे डिस्टेंस हम चेंज करते रहेंगे, डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम्स क्या होंगी, रिड्यूस होंगी। मतलब दोनों फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम कहते हैं बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये मैं लिख देता हूँ, सिमिलैरिटीज, बोथ follows inverse square law, both follow inverse square law। ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसके बाद दूसरा देखें, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये टर्म आपने चैप्टर 4 में पढ़ी है, कंजर्वेटिव के ऐसी फोर्स जिसकी वजह से क्लोज्ड पाथ का वर्क 0 आए, उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ जी, तो ये सेकंड में हम लिख सकते हैं, सेकंड सिमिलैरिटी, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव का आपको पता है, मैंने भी बता दिया। तो यही हमारी बुक ने डिस्कस किए हैं और यही सिमिलैरिटीज बनती हैं, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसमें देख लें, कोई मसला है तो पूछ लें। ठीक हो गया। अच्छा, अब ना एक मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने लगा हूँ, वो देखिएगा। हम यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? मैं ना बुक लेके आता हूँ, आप भी बुक्स खोल लीजिएगा। ये यार, हाँ जी, ओके, चलें बुक से देख। और वहां पे जो सेल है वो डिवाइड नॉर्मल प्रोसेस में माइटोटिक डिवीजन करके सेल डिवाइड करते हैं। फिर क्या होगा, फिर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल नोन एज फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट की सेल में हीलिंग करवाते हैं, ये बात आपने पहले याद रखनी है। फिब्रोब्लास्ट बोन्स में हीलिंग करवाने के लिए या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की हीलिंग करवाने के लिए रिस्पांसिबल है। फिब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट, हमने पीछे पढ़ा था बोन में कि ओस्टियोब्लास्ट these are the bone forming cells, osteoblasts these are the bone dissolving cells, and osteocytes तो ये जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वो आगे के एरिया पे जाते हैं जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ और वहाँ पे बॉडी के डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं। और फिब्रोब्लास्ट का फंक्शन था ये निकलना, ओस्टियोब्लास्ट का फंक्शन था बोन, तो वहाँ पे बोन का नष्ट हो जाता है।
जी जी बेटा आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। यस सर। हाँ जी, बुक का न्यूमेरिकल नंबर 10 करवाने लगा हूँ मैं, न्यूमेरिकल नंबर 10। ठीक है, इसकी मैं हाँ जी, इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी। हमारा रेफरेंस वो कह रहा है कि हमने कहाँ पे कंसीडर किया, इंफिनिटी पे, जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। डिटरमिन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज क्यू, चार्ज की वैल्यू उसने दी है, न्यूमेरिकल नंबर है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और ये कौन सा है, 10। चार्ज की वैल्यू उसने दी है Q इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -8 और 10 टू द पावर -8 कूलम। अच्छा, कहता है alters the electric potential at a point 1.2 मीटर away then। चार्ज से हमने देखना है, डिस्टेंस भी बता दिया, 1.2 मीटर पे हम बताना चाहते हैं पोटेंशियल क्या होगा। दो इसके हैं पार्ट्स। एक बार वो कहता है आपने क्या करना है, चार्ज को, इस चार्ज को पॉजिटिव लेना है। एक बार हम इसको पॉजिटिव लेंगे, एक बार पॉजिटिव लिया जाएगा, और एक बार हमने क्या करना है, चार्ज को नेगेटिव कंसीडर करना है। जी क्लियर? यस सर। तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ, पहले ए पार्ट कर लेते हैं हम हल। ये पार्ट में देखें, V पॉजिटिव होता है, V पॉजिटिव इज इक्वल टू A Q अपॉन R। के हमें पता है 9 10 टू द पावर 9। चार्ज उसने दिया हुआ है हमें 4 10 टू द पावर -8, और डिस्टेंस उसने बताया है 1.2 मीटर। अब देखें, हल कर लेते हैं, इजीली हल हो जाएगा। अंडरस्टैंड करें, इसका पॉइंट खत्म करने ना, आप जैसे मर्जी कर लीजिएगा, वैसे कोशिश किया करें कैलकुलेटर के बगैर हल करें, इससे आगे फिर आपको फायदा होगा। ये पॉइंट अगर हम खत्म करें तो इधर हम लगा देंगे 10 टू द पावर -1 लगा देंगे। ये सारे इजीली समझ सकते हैं। अब ये चला गया ऊपर, जब ये ऊपर गया तो 10 टू द पावर 9 में, हाँ जी पॉजिटिव हो गया, और ये 10 टू द पावर 10 हो गया। 9 क्या हो गया, 10 टू द पावर 10, ये 12 बन गया। 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, और 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। तो ये बन गया हमारे पास, देखते जी इसीलिए 3, एक बन गया 10 टू द पावर 10, और एक है हमारे पास 10 टू द पावर -8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर 2 आ जाएगा, 3 10 टू द पावर 2, और साथ हमने जस्ट यूनिट लिख लेने हैं, वोल्ट। तो पॉजिटिव आ गया। अब नेगेटिव के लिए चूंकि चार्ज हमने यही यूज करना है, और नेगेटिव का पोटेंशियल नेगेटिव साइन के साथ होता है, तो फिर इसका मतलब है फॉर नेगेटिव बी पार्ट इसका बन जाएगा V नेगेटिव इज इक्वल टू -K Q ओवर R। वही वैल्यूज क्योंकि वही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 इंटू 10 टू द पावर +2 वोल्ट। जी कोई मसला तो पूछें? ओके क्लियर? ठीक है सर। अच्छा, एक और देख लेते हैं, अभी टाइम है, जाना तो नहीं कहीं?
सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले। नहीं मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा। चलें स्क्रीनशॉट भी ले लें, ले लें ले लिया सर। screenshot। ठीक हो गया। चलिए एक और न्यूमेरिकल है छोटा सा, वो देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 देखें। नहीं बल्कि 6 नहीं, न्यूमेरिकल नंबर 7 देखिएगा। 7 में कहता है अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन ऑन इट, कि एक हमारे पास पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज है, ये कोई पार्टिकल है। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है? 20 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो बताएं मैं कैसे कैलकुलेट करूं? उसने ये बता दिया इस बॉडी के ऊपर 20 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज है, तो कितना चार्ज होगा इसके ऊपर? 20 को इलेक्ट्रॉन की मिकदार से हाँ जी मल्टीप्लाई। बिल्कुल जी, शाबाश, ऐसे ही करेंगे। ये रिलेशन याद रखिएगा, Q जो होता है ना, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज होता है N इंटू ई। अब N बताया हुआ है कितना है? 20 इलेक्ट्रॉन। 20। हाँ जी, तो ये मैंने लिख दिया Q इज इक्वल टू 20 ई। ये हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। फिर कहता है फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। ये बॉडी क्या कर रही है? दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान फॉल कर रही है जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट। तो ये भी हमें पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 100 वोल्ट। दो पॉइंट्स जिनके दरमियान 100 डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस है, 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उनके दरमियान ये बॉडी फॉल कर रही है। पोटेंशियल डिफरेंस की जगह लिख दिया हमने 100 वोल्ट। अब आगे कहता है हमने क्या करना है? कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई बताना है, एनर्जी इन ईवी। और ये ना लास्ट टाइम जब सेकंड ईयर का एग्जाम हुआ तो इसमें ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछा गया था, और ये कई बार आ जाता है। जस्ट आपने क्या करना है कि हम पीछे पढ़ चुके हैं एनर्जी का रिलेशन, डेल्टा के ई, डेल्टा के ई लिख लें या डेल्टा यू लिख लें, एक ही बात है। क्यू डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी। चार्ज है हमारे पास कितना? 20 ई। 20 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 ई मल्टीप्लाई बाय 100 वॉट वी। तो ये 20 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन 2 गया? मल्टीप्लाई 10 पावर 3। हाँ जी, 2 मल्टीप्लाई 10 2000 बन गया। 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 ईवी। अब अगर वो, ये तो हमारा क्वेश्चन तो हो गया, अगर वो कहते इसको जॉउल में कन्वर्ट करें तो फिर क्या करना था? इलेक्ट्रॉन की कीमत हाँ जी, दोबारा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करके फार्मूला तो जी जी, सिंपल ऐसे करना था। देखें 1 ईवी किसके बराबर होता है? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। अगर आपने इसको जॉउल में कन्वर्ट करना था तो आपने क्या करना था? इसको 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देना था। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता? जॉउल में कन्वर्ट। और अगर जॉउल से, दोबारा ये बातें याद रखिएगा, अगर जॉउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना हो तो आपने डिवाइड करना है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉउल में जाना है तो फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। जी ओके भाई, कोई मसला है तो पूछ लें। ना सर। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह बाकी कल से। ओके। हाँ जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो बकायदा वो करते हैं बेटा, वो उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना वो उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, और उनके बकायदा एक माना जाना वाला साइंटिफिक एक डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। लेकिन जो हड्डी जोड़ होते हैं जिसमें वो बच्ची कह रही थी मेरी मम्मा की दो हड्डियां तोड़ दी, पहले वाली जो सही थी वो भी तोड़ दी, छोटी थी वो भी तोड़ दी, वो मानसिक होते हैं ना, या जो हड्डी तोड़ होते हैं उनके पास
ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं तो डॉक्टर उसको कौन कहता है बेटा? हमको तो हम हड्डी जोड़ कहते हैं। नहीं नहीं ये नहीं कहते बेटा।